हाँ भाई बच्चों, दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ। बताओ। दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ। यस यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बेटा, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। मस्त हूँ और एकदम फिट एंड फाइट हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो यार, आज लेक्चर 5 में हम लोग क्या करेंगे ये बता देता हूँ। ठीक है, आज लेक्चर 5 में हम लोग क्या करेंगे ये बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग। यस यस यस। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। प्रिंस, अंजू, सर आज होगी वाईटी पर क्लास। वाईटी पर क्लास स्टार्ट है मंडे से। आपका जो नीट एडवांस सीरीज है वो मंडे से स्टार्ट है। नीट एडवांस सीरीज मंडे से स्टार्ट है। हाँ बच्चों, तो गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। सेल्फ स्टडी और क्लास का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। चंचल, ओके। प्रिंस, नोट्स बैच में बनाएं या फिर वाईटी पर। ओके। हाँ सर, आज आप हीरो लग रहे हो। अरे वाह यार, ये ऐसी तारीफ होती है। सुबह सुबह फर्जी चीजें पूछ रहे हो। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है ना। सर नोट्स घर के वाईटी वाले बनाए कि क्लास वाले बनाए, ऐसा कुछ पूछा करो कि सर आज आप हीरो लग रहे हो। ये कौन है? सुनील, नमस्ते बेटे, नमस्ते। हाँ हाँ, एक्चुअल में आज वेदांतु की ड्रेस धुलने को पड़ी हुई है, जो जितनी भी टी शर्ट थी। तो फिर मैंने कहा आज कोई दूसरी टी शर्ट पहन लेता हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाँ तो जरा देखो, अब मजाक की बातें खत्म करते हुए पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अच्छा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। ये देखो, बात तो सही है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। एक, अपने टाइम को मैनेज करना। दूसरा, रिवीजन। देखो, आप धीरे धीरे सब पढ़ते चले जाओगे। आपका सिलेबस भी जनवरी तक, लास्ट तक खत्म हो जाएगा। देखो कितनी चीजें अपने आप हो जाएंगी। प्रेशर में, हम प्रेशर में करेंगे, तुम प्रेशर में करोगे। पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर दोनों लोग कर लेंगे प्रेशर में। क्यों? हम पढ़ाते जाएंगे तो तुम पढ़ते जाओगे। ठीक है। फिर एक ऐसी चीज आती है जो विदाउट प्रेशर होती है, रिवीजन। रिवीजन में हम प्रेशर दे नहीं पाते, बच्चे रिवीजन अपने आप से करते नहीं। तो दो चीजों पे फोकस रखो। सिलेबस खत्म हो जाए, उसमें आप इफिशियंसी बनाओ। दो चीजें आपके पास से चाहिए। बाकी आप टेंशन ना लो, बाकी मैं करा दूंगा। आपको क्या क्या चाहिए? देखिए, आपको क्या क्या चाहिए। एक, देखो, एक, चैप्टर में इफिशियंसी। मतलब जब चैप्टर खत्म हो, जब चैप्टर खत्म हो तो आप उसके क्वेश्चन जरूर करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। पहला पॉइंट ये कि चैप्टर खत्म हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर करें। ठीक है, एक काम ये। दूसरा, रिवीजन। आपका रिवीजन जरूर होना चाहिए। तो देखो, रिवीजन के लिए तो मैं लाया हूं नीट एडवांस।
नीट एडवांस बुक करा दूंगा तो अपने आप रिवीजन हो जाएगा, अपने आप रिवीजन हो जाएगा, अपने आप रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो रिवीजन जरूर करें और चैप्टर चैप्टर में इफिशियंसी जरूर रखें, क्योंकि देखो आपको ये तो पता ही है कि सिलेबस हो ही जाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है और टाइम पे होना है, और हम सिलेबस करा देंगे तो आप भी कर ही लोगे खींचतान के। मगर क्या है, कभी कभी कोई बच्चा किसी चैप्टर को पढ़ेगा मगर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेगा, या वो सब पढ़ता चला जा रहा है मगर वो रिवीजन नहीं कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। अब इसी में आपको अपने को मैनेज करना होता है। हाँ, कालू भाई कह रहे हैं सर टी शर्ट में लोगो गायब है। अरे ये वैसी टी शर्ट है, इंस्टीट्यूट की टी शर्ट नहीं है, वो सब धुलने को पड़ी है, तो आज एक दूसरी टी शर्ट पहनी है, घर की टी शर्ट, मतलब जो हम लोग रेगुलर पहनते हैं। हाँ, तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और यही चीजें आपको मैनेज करनी। हम आपका रिवीजन भी कराएंगे, सब कराएंगे, क्लास भी पढ़ाएंगे, रिवीजन भी कराएंगे। रिवीजन कराने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि 20 से 25 सितंबर के आसपास मैं रिवीजन सीरीज, मतलब रिवीजन सीरीज क्या, रिवीजन क्लास लॉन्च करूंगा। मैंने आपको पीछे भी बताया है ना, कि 20 से 25 सितंबर के बीच में, 20 से 25 सितंबर के बीच में चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज, है ना, रिवीजन सीरीज कहो या जो कहो वो करेंगे, है ना। हर डेली क्या होगी, मतलब हफ्ते में एक दिन 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, 2 से 3 घंटे की क्लास होगी और इसमें रिवीजन कराएंगे सभी बच्चों को। मैंने इसलिए ये टाइम दिया है कि तब तक आप नीट एडवांस बुक ले लो, नीट एडवांस बुक ले लो। क्यों, उसको हम लोगों को पूरा लगाना है, उसी से रिवीजन कराते चले जाएंगे। आप क्लास में भी उसको करो, रिवीजन में भी उसको करो, क्योंकि फिजिकल लगभग खत्म होने को आ गई, तो क्लास में फिजिकल तो हो नहीं पाई है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो चलो मैं करा दूंगा, तो क्लास में फिजिकल तो हो नहीं पाई है। तो नीट एडवांस बुक पूरी करनी है 2 बार, 2 बार हमें ये पूरी करनी है, 2 बार, 2 बार हम लोगों को ये पूरी करनी है, ठीक है। इसी के हेल्प से मैं रिवीजन कराता जाऊंगा। तो मैंने बताया है कि ये मैं लॉन्च करूंगा इतने टाइम, क्लास के अंदर चलेगी, ये यूट्यूब पे नहीं चलेगी। चैप्टर वाइज रिवीजन होगा नीट एडवांस बुक का, 2 से 3 घंटे की क्लास होगी और ये क्लास वीकली होगी, हफ्ते में एक दिन वीकली क्लास होगी। फिर एक टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा 10 क्वेश्चन का, और ये मैं लिख के दे रहा हूं, ये सारे टफ क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन का टेस्ट नहीं होगा, ना मॉडरेट होंगे, सिर्फ टफ क्वेश्चन का, सिर्फ टफ क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि नीट एडवांस के बाद आपका वैसे ही लेवल एक अप हो जाएगा, अप लेवल के बाद एक अच्छा लेवल का टेस्ट 10 क्वेश्चन का, मात्र 10 क्वेश्चन का, ये रिवीजन के लिए मैं करा देता हूं। और ये लगातार हम लोग धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तो एक बार सिलेबस हो गया, आपने डीपीपी लगा लिया, टेस्ट एक बार इस तरह से रिवीजन हो जाएगा, तो 2 बार तो रिवीजन मैं ही करा दूंगा जनवरी फरवरी तक, उसके बाद एक बार और रिवीजन लास्ट में करा दूंगा, है ना। मगर ये सब काम तभी आएगा जब मेरे साथ आप ये सारा काम करोगे, मेरे साथ आप ये सारा काम करोगे तब ये काम आएगा। तो अपना सारे बच्चे नीट एडवांस बुक ले लो, सभी बच्चे नीट एडवांस बुक ले लें, नीट एडवांस बुक का कॉम्बो ले लें। क्यों, क्योंकि पता चला अब मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं तो कोई कह रहा है सर मेरे पास बुक ही नहीं है, मैं होमवर्क कैसे करके आऊंगा, है ना, मैं होमवर्क कैसे करके आऊंगा। कोई कहेगा सर आप क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर 23 में देखूं कहां से, क्वेश्चन नंबर 25 में देखूं कहां से। तो इस वजह से आप सभी बच्चे नीट एडवांस का बुक का कॉम्बो ले लो। कॉम्बो में क्या है, फिजिक्स की भी है, केमिस्ट्री की भी है, जियोलॉजी की भी है, बॉटनी की भी है, और एक कोई बच्चा क्या नहीं, सबकी है। और ये होगा 1100 या 1200 रुपए का होगा, 1100 या 1200 होगा, जेम खर्च है। हर बुक मतलब 300 250-300 की है ना, 250-300 की है। तो जितनी जल्दी आप लोग तैयार हो जाओगे उतनी जल्दी मैं ये रिवीजन की सीरीज स्टार्ट करूंगा, और ये हमें पूरी की पूरी अच्छे से करनी है।
तो ये सेकंड राउंड का रिवीजन हो जाएगा, सेकंड राउंड। फिर हम लोग थर्ड राउंड का रिवीजन जनवरी के बाद देखेंगे, जनवरी के बाद। तो चलो अब मैं क्लास पे आता हूं, अब आप जल्दी से रेडी हो जाए, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ जल्दी से रेडी हो जाओ, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। बताओ कल आपका टेस्ट मॉर्निंग में टेस्ट कितने से कितने बजे तक होता है? मॉर्निंग में बच्चों टेस्ट कितने से कितने बजे तक होता है, कोई बता सकता है? हाँ वाईटी पर ऑर्गेनिक करवा रहे हैं, 2 से 5 होता है। तो यदि संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो तो कितने से कितने ली जा सकती है? संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी तो कितने से कितने ली जा सकती है? 2 से 5 होता है तो सुबह ले लें, सुबह 10 बजे से 9 से 12, 9 से 12 ले लें, 9 से 12, 9 से 12। यस बॉटनी की बॉटनी की रहती, बॉटनी की कब होती है? हर संडे होती है क्या? हर संडे होती, शाम को 6 बजे से होती है बॉटनी। हर संडे होती है क्या मॉर्निंग में? बेटा शाम को नहीं, संडे को शाम को मत कहो यार, है ना। एक्चुअल में बच्चों का भी होता है, बच्चों को भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। हाँ 9 से 11 मुझे भी अच्छा लग रहा है संडे। बॉटनी की होती है क्या क्लास? हर संडे तो नहीं होती होगी। एक बार मैं पूछ लेता हूं, एक बार मैं पूछ लेता हूं, ठीक है। चलो अच्छा पहले आप क्वेश्चन करो, एक बार बात कर लूंगा, क्वेश्चन करो बात कर लूंगा, है ना। बात कर लूंगा कि प्रैक्टिस सेशन भी हम लोगों को लगाना है, सीरीज भी स्टार्ट करनी है। आप जल्दी से इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट कन्वर्टेड टू, बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो इसका सारे बच्चे। इक्विवेलेंट वेट MnSO4 का आधा होगा, कब आधा होगा ये पूछा जा रहा है, जब MnSO4 किस में कन्वर्ट होगा। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होगा, कब होगा? देखो जरा बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर आदर्श तिवारी 26 को बुक ऑर्डर किया था, कब बुक आएगी? अभी तक आई नहीं है। अच्छा आदर्श तुम मेरे को डिटेल भेजो। हाँ ओके, हाँ जल्दी बताओ भाई प्लीज, मेरा मैसेज देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। तेजस, हाँ बताओ बेटा तेजस। सर मैंने बैच में 15 दिन पहले लिया था, इतने में बुक प्रोवाइड कराया था, प्लीज मुझे पता था कि कोई ऑफर है बैच पे, पर मेंबर भी हूँ। अच्छा है, इतने 2024 में हूँ। तेजस तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मेरे को इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज दो। सर बुक कहाँ से मिलेगी? डॉक्टर चंदन, चंदन बेटा वेदांतु के ऐप स्टोर पे जाओगे, वेदांतु के ऐप स्टोर पे जाओगे, वहां नीट एडवांस की बुक मिल जाएगी, नीट एडवांस की बुक का लिंक मिल जाएगा, परचेज कर सकते हो, है ना। जल्दी जल्दी बताओ। डीपीपी रॉन्ग है कालू, बेटा कालू मैं आज चेक कर लूंगा, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब देखो वो कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4, MnSO4 का इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट का आधा है, ये है। अब ये बताओ यदि ऐसा लिखा है तो हमारा फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। इसका मतलब वो कह रहा है कि एन फैक्टर की वैल्यू 2 है, इसका मतलब वो कह रहा है कि MnSO4
किसमें कन्वर्ट होगा कि n फैक्टर 2 आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हेन इट कन्वर्टेड टू, तो भाई देखो MnSO4 किसमें कन्वर्ट होगा कि n फैक्टर 2 आएगा। तो MnSO4 मान लो इसमें कन्वर्ट होता है, इसमें, तो देखो n फैक्टर कितना आएगा। MnSO4 इसमें कन्वर्ट होता है, तो देखो n फैक्टर कितना आएगा। MnSO4 इसमें कन्वर्ट होता है, तो देखो n फैक्टर कितना आएगा। MnSO4 इसमें कन्वर्ट होता है, तो देखो n फैक्टर कितना आएगा। हमें n फैक्टर 2 लाना है, तो देखो यहां पर +2 है Mn की, यहां पर निकालो 6 और 6 डिवाइडेड बाई ये, तो ये तो n फैक्टर 1 आ रहा है। क्यों, यहां कितना लिखा है 1, तो 1 2 -3 1। अच्छा यहां कितना है 4 +2 +4, n फैक्टर 2 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है। यहां कितना है 7, तो n फैक्टर 5 आ रहा है। यहां कितना है 6, तो n फैक्टर 4 आ रहा है। तो हमें n फैक्टर 2 चाहिए था, तो आंसर इज MnO2। आंसर इज MnO2। भाई TSD टेस्ट नंबर 1, सब लोग बातें कैसे कर रहे हैं, टेस्ट का आंसर नहीं दे रहे हैं। बेटा ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे हम लोग इस साल। हाँ, TSD टेस्ट नंबर 1 MnO2, ठीक है। अब इसको देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन इज नॉट ऑब्जर्व इन, इनमें से कौन सी रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ये पूछ रहा है। इनमें से कौन सी रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ये पूछ रहा है। बताओ इसमें से कौन सी रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, बताइए। अच्छे से बताइएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन मैंने दिया है। अच्छे से बताइएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है बेटा देवगुप्ता, मैं डीपीपी वाला मामला आज देख लूंगा, है ना। एक्चुअल में क्या है ना, मैं 2 दिन से किस में लगा था मैं बताता हूं। 2 दिन से मैं आपकी टेस्ट सीरीज पे लगा था। एक्चुअल में टेस्ट सीरीज डिजाइन हो रही है क्योंकि आप लोगों का पास आ रहा है ना एग्जाम, और सिलेबस भी लगातार खत्म हो रहा है। तो एक बहुत बड़े स्केल पर बच्चे एग्जाम दे जिसमें बहुत सारे बच्चों के बीच में कंपेयर हो। तो यार देखो नॉर्मल टेस्ट सीरीज बनाना अच्छी बात नहीं है ना। तो वो टेस्ट सीरीज में मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा था, तो दो पेपर मैंने बनाए हैं, तो उनके क्वेश्चन, तो 2 दिन से मैं उसी में बिजी था। क्योंकि मैं किसी काम पे लगता हूं ना, तो बाकी चीजें मतलब मेरे दिमाग से निकल जाती, फिर मुझे वही दिख रहा होता है, बिल्कुल वही दिख रहा होता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि मैं डीपीपी चेक करना 2 दिन से भूल गया, जबकि आप लोगों ने कहा था कि सर डीपीपी रॉन्ग पड़ी हुई है, मुझे पता है ना। हाँ, तो मैं कल चेक करूंगा। आप चलो अब बताओ इसका आंसर दो सब लोग। अब देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं ऑब्जर्व है, तो देखते हैं। यहां देखो कितना है, मैंने कहा था कोई सॉल्ट हो तो इसको पहले तोड़कर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला करो। जैसे देखो ये अमोनियम नाइट्रेट है, तो इसको तोड़ के निकालो। अमोनियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, यदि इनको तोड़कर निकालोगे तो आसानी से निकाल पाओगे। अब इसमें देखो नाइट्रोजन की -3, इसमें देखो नाइट्रोजन की +5, तो ये -3 है, ये +5 है, और ये कितना है +1। तो -3 से +1 ऑक्सीडेशन, +5 से +1 रिडक्शन। मगर ये डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। डिसप्रपोर्शनेशन का रूल क्या होता है, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी एटम का रिडक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये जिस एटम का ऑक्सीडेशन हो उसी एटम का रिडक्शन होना चाहिए। देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। अब इसमें देखो +1 +2 0, +1 से +2 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन,
इसी एटम का ऑक्सीडेशन, इसी एटम का रिडक्शन, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। -1 -2 0, -1 से -2 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, इसी एटम का ऑक्सीडेशन, इसी एटम का रिडक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। 0 +4 -2, 0 से +4 ऑक्सीडेशन, 0 से -2 रिडक्शन, इसी एटम का ऑक्सीडेशन, इसी एटम का रिडक्शन, तो ये भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। सिर्फ ए जो है वो डिसप्रपोर्शनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एटम का ऑक्सीडेशन, डिफरेंट एटम का रिडक्शन होता है, और होना क्या चाहिए? सेम एटम का। तो बताओ भाई, दो में से किसके कितने सही? दो में से किसके कितने सही? आंसर दो। दो में से किसके कितने सही? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। यस, 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 हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, सही है। 2 2 0, अच्छा 0 वाला भी कोई है? अशोक, हाँ ठीक है, मैं एक बार देखता हूं। अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हेडिंग देखो, लास्ट क्लास में मैं एन फैक्टर पढ़ा रहा था, तो आज भी एन फैक्टर से स्टार्ट करता हूं। एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reaction when more than one atom of molecule oxidize या रिड्यूस। मान लो एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या एक से ज्यादा एटम रिड्यूस हो रहे हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और एक से ज्यादा एटम रिड्यूस हो रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो क्या है, फेरस ऑक्जिलेट, ये देखो फेरस ऑक्जिलेट है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें Fe3 पॉजिटिव और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमारा फेरस ऑक्जिलेट है, फेरस ऑक्जिलेट। अब फेरस ऑक्जिलेट में जरा चेक करो, फेरस ऑक्जिलेट यदि देखें तो फेरस ऑक्जिलेट एक सॉल्ट है, और सॉल्ट है तो ऐसे ब्रेक होता है Fe+2 और ऑक्जिलेट के ऊपर हमेशा -2। मान लो Fe की नहीं निकाल पाते हो तो ऑक्जिलेट निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन नंबर, निगेटिव आयन के ऊपर का चार्ज हमेशा फिक्स होता है। तो फेरस ऑक्जिलेट में ऑक्जिलेट -2 है, तो अपने आप Fe पे क्या होगा? +2 होगा। तो यहां देखो Fe+2 है। अब कार्बन निकालो तो कार्बन +3 है, आप निकाल के देखो, Fe+2 है। अब इसमें कार्बन निकालो तो कार्बन की +3। अब देखो Fe की क्या है? +3, कार्बन की क्या है? +4। एक ही मॉलिक्यूल देखो, एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, चेक करो, और इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, चेक करिए। एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब एक ही मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की तो हो रही है, हसन बेटा बताया है, एक ही उसी एटम का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, उसी एटम का रिडक्शन होना चाहिए। यहां पर उसी एटम का ऑक्सीडेशन, उसी एटम का रिडक्शन नहीं है, इसी एटम का देखो क्या है? ऑक्सीडेशन। क्या इसी का रिडक्शन हो रहा है? ये दूसरा एटम है, क्या इसी एटम का ऑक्सीडेशन, क्या इसी एटम का रिडक्शन हो रहा है? नहीं। क्या इसी एटम का ऑक्सीडेशन, क्या इसी एटम का रिडक्शन हो रहा है? नहीं। इसका आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, दो अलग अलग एटम है ना।
है नाइट्रोजन ही, मगर दो अलग अलग नाइट्रोजन है, सेम नाइट्रोजन नहीं है। सेम का ही होना चाहिए, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी एटम का रिडक्शन होना चाहिए। उसी एटम का कहां हो रहा है? ये दो अलग अलग नाइट्रोजन है, इसलिए रिडॉक्स नहीं है। उल्टा हाँ उल्टा तो है हसन, उल्टा है तो हम तो सीधा देख रहे हैं ना, उल्टे से हमें क्या मतलब है? हम तो इधर से इधर रिडॉक्स देख रहे हैं ना यार, इधर से इधर थोड़ी देख रहे हैं। और यदि तुम इधर से इधर देखोगे तो ये तीन नहीं है भाई, तुम लेफ्ट टू राइट देखोगे तो ये तीन नहीं है, फिर तुम राइट से लेफ्ट देखते हैं ना। आ जाओ, तो देखो जब एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन या एक से ज्यादा एटम का रिडक्शन हो रहा होगा एक ही मॉलिक्यूल में, तो कैसे करोगे? तो आप कैसे करोगे? तो देखो करना क्या है, तब आपको इस तरह से करना है। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, वही काम करना है बस एक से ज्यादा बार। जैसे ये देखो मॉलिक्यूल है AXBY, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर P है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर R है। अब ये किस में चेंज हो रहे हैं? AX1Q प्लस BY1, ठीक है, S, इस तरह से। अब या तो ये ऑक्सीडेशन है या ये रिडक्शन है, ध्यान रखना, या तो ये ऑक्सीडेशन है या तो ये रिडक्शन है। एक से ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एक से ज्यादा एटम रिड्यूस हो रहे हैं, तो वैसे ही निकालना है और सम करते चले जाना है। जैसे मैंने कहा भाई इसका एन फैक्टर निकालो, किसका? एन फैक्टर ऑफ AXBY, इस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर निकालो, तो वैसे ही निकाल दो। ए में भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, बी में भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, तो X मॉड P माइनस क्यू, X मॉड P माइनस क्यू। अब इसी तरह से प्लस करके Y का लिख दो, Y मॉड R माइनस S, R माइनस S। ये देखो इस तरह से करना है, वही चीज करनी है, दोनों की निकाल के सम कर देनी, वही चीज करनी है, दोनों की निकाल के सम कर देनी। जैसे यहां पे देखो, अब मेरे से पूछा जाए एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जिलेट बताओ, तो हम क्या करेंगे? यहां कितना लिखा है? 1 मॉड 2 माइनस 3, 1 मॉड 2 माइनस 3, फिर प्लस 2, इसके नीचे कितना लिखा है? 2 मॉड 3 माइनस 4। अब ये कितना हो गया? ये हो गया 1 प्लस 2 मतलब 3। तो एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जिलेट कितना काउंट करोगे? 3। एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जिलेट बच्चों कितना काउंट करोगे? 3। सॉरी, एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जिलेट कितना काउंट करोगे? 3। ठीक है, अब देखो फिर से बता देता हूं, एक ही मॉलिक्यूल से एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, तो उसी तरह से करना है, बस 2 बार करना है। Fe प्लस 2 से प्लस 3, कार्बन प्लस 3 से प्लस 4, तो वही लिखा X मॉड P माइनस क्यू, X मॉड P माइनस क्यू, जोड़ दिया। बच्चे कह रहे हैं 1-2 एग्जाम्पल हम और करेंगे, मैंने कहा भाई 1-2 एग्जाम्पल आप और कर लो। ये देखो बच्चों, सारे बच्चे देखें, इसका करके बताओ। सारे बच्चे इसका बताएं। देखो एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, चेक करिए। कॉपर +1, सल्फाइड -2। क्यों? सल्फाइड के ऊपर -2 होता है, तो ऑटोमेटिक कॉपर के ऊपर +1 आएगा, क्योंकि कॉपर 2 है। सल्फाइड के ऊपर -2 होता है, तो ऑटोमेटिक कॉपर के ऊपर +1 आएगा कि -2। अब यहां कॉपर +2 और ये +6। अब देखो +1 से +2 ऑक्सीडेशन, -2 से +6 ऑक्सीडेशन। एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना।
तो जब एक ही मॉलिक्यूल के दो या दो से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैसे एन फैक्टर निकालोगे? एन फैक्टर ऑफ CuS कैसे निकालोगे? नीचे कितना लिखा है? 2 मॉड P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, 2 मॉड P माइनस क्यू प्लस x मॉड P माइनस क्यू, x मॉड P माइनस क्यू। अच्छा ये -2 है, 1 मिनट रुकना, -2 -6, तो ये कितना हुआ? 2, ये कितना हुआ? 8, ये कितना हुआ? 10, माइनस माइनस जुड़ गए, तो एन फैक्टर कितना आ रहा है? 10। 8 कहां से आ रहा है भाई? अरे सचिन तुम पढ़ाई पे ध्यान दो यार, चैप्टर खत्म होगा नहीं होगा इस पर क्यों ध्यान दे रहे हो? नहीं होगा तो कल एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म करेंगे, मगर जल्दी जल्दी थोड़ी पढ़ा देंगे, या कुछ छोड़ थोड़ी देंगे, या क्वेश्चन कम थोड़ी करा देंगे, है ना? इन चीजों पे फोकस ना करो, वो हमारी जिम्मेदारी है पूरा सिलेबस ऑन टाइम कराना, आराम से कराना। देखो 10 आएगा। अरे भाई P माइनस क्यू, तो P क्या है? -2, Q क्या है? +6, तो ये 10 आएगा ना? हाँ क्लियर है? क्लियर है? अच्छा आप जिद कर रहे हो कि एक हम करेंगे, अब आप जिद कर रहे हो एक हम करेंगे तो करो, करो, ठीक है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ अंडरलाइन स्पीसीज। इक्विवेलेंट वेट आप लोगों को इसका निकालना है, अंडरलाइन स्पीसीज का, ठीक है। सारे बच्चे अच्छे से निकालेंगे, सभी बच्चे अच्छे से निकालेंगे। ये देखिए, ए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 10, बी, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 10, सी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 8, डी, नन ऑफ दिस। बताओ भाई क्या आएगा? अंडरलाइन एटम कौन है बता देता हूं, अंडरलाइन स्पीसीज ये, इसका निकालना है, बताइए इसका निकालना है, बताइए इसका निकालना है, बताइए जल्दी जल्दी। तो जरा देखो, अब सल्फाइड -2 होता है, इसका मतलब Fe कितना है? +1। आप हमेशा निगेटिव आयन पे फोकस रखो, निगेटिव आयन का चार्ज हमेशा फिक्स होता है। अब वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है Fe, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकती है। अब देखो यहां पे क्या है? +3, यहां पे क्या है? +4, तो देखो Fe का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक से ज्यादा एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एन फैक्टर कैसे निकलेगा? X P माइनस क्यू प्लस X P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, P की वैल्यू -2 है। अब देखो क्या आया, 2 दूनी 4 और 6, कितना आ गया? 10, तो ये आ गया। क्यों? इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ? इक्विवेलेंट वेट हो गया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 10। एन फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 10। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब किसी ने मेरे से कहा कि ये देखो, ये क्वेश्चन करो। अब आपके लिए मैं ये क्वेश्चन लाया, ये मैंने TSD 3 के लिए लिखा था मगर मैंने अभी दिया है। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? सेल्फ में रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, सेल्फ में क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं।
इसका मतलब आप ये चेक करो कि रिडक्शन किस में हो रहा है। यहां पे लैंग्वेज में फंसाया गया है, क्वेश्चन को टफ किया गया है। कहा जा रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सेल्फ में रिडक्शन करते हैं। आर्यन मौर्य, देखो कोई भी चीज मैं भगा के नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल आराम आराम पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, खूब क्वेश्चन कराऊंगा और खूब डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप, मेरी जिम्मेदारी है सारा सिलेबस कराना, आप लोग हौच पौच के चक्कर में नुकसान मत करो। सिलेबस हो गया मगर तुम्हें आता नहीं है तो उस सिलेबस का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। सिलेबस हो गया, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हुई तो उस सिलेबस का भी कोई मीनिंग नहीं निकलता है। सिलेबस हो गया मगर चैप्टर में 98% या 80% से ऊपर की इफिशियंसी नहीं है, सॉल्विंग नहीं है, तो उस सिलेबस का भी कोई मीनिंग नहीं निकलता है, क्योंकि सिलेक्शन उनमें से किसी भी सिचुएशन पे नहीं होगा। अब बात रही सिलेबस खत्म करने की और टाइम पे खत्म, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप उसके लिए टेंशन न लो। जब मुझे लगेगा कि हाँ यार काफी स्लो है या देर लगेगी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा, संडे लूंगा, सैटरडे शाम लूंगा, चाहे जैसे करूं मैं लूंगा और आपका सिलेबस कराऊंगा। मगर हौच पौच में खराब कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इस चीज की जरूरत है कि जो तुम पढ़ो उसमें तुम्हारी इफिशियंसी 80% 90% ऐसी हो। ऑफलाइन वाला टेस्ट सीरीज कब लॉन्च करोगे भैया, ये सब बता दिया जाएगा, काम किया जाएगा, मगर अभी पढ़ाओ, अभी पढ़ो। ये सब मैं बातें क्लास के शुरुआत के 5 मिनट या एंड में 2 मिनट में करता हूं, बीच में नहीं करता, क्योंकि बीच में पढ़ाने का रिदम बना होता है। अब देखो सेल्फ में रिडक्शन कौन करेगा, तो आप देख लो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चेक करो, +4 -2 0। अब देखो +4 से 0 रिडक्शन, -2 से 0 ऑक्सीडेशन, तो इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो ये हमारी रिडक्शन है, इसका मतलब इसका पूछ रहे हो आप, इसका पूछ रहे हो क्यों, जो सेल्फ में रिडक्शन करेगा वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो सेल्फ में रिडक्शन करेगा वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब तुम SO2 का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहे हो, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO2 पूछ रहे हो। अब इसमें क्या हुआ, दो कॉन्सेप्ट लग गए, दो कॉन्सेप्ट लगे। पहला, आप पहचानो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, पहला कॉन्सेप्ट ये लगा। दूसरा, अब आप एन फैक्टर निकाल के इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो लैंग्वेज ऐसी बनाई गई कि दो कॉन्सेप्ट का यूज एक साथ हो गया। अब होगा क्या, मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, सल्फर 32 और 16 दूनी 32 मतलब 64 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब एन फैक्टर निकालो, एन फैक्टर कितना है, मॉड सल्फर के नीचे कितना लिखा है 1, P माइनस Q कितना आ रहा है 4, मॉड P माइनस Q 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 और 4 छन 24, 16 सॉरी 4 छन 24, देखो कहीं 16 आंसर है, ये देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। तो ये देखो हमारा सल्फर का एन फैक्टर आ गया। अब आगे आओ, एन फैक्टर ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एन फैक्टर ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। यदि कोई डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे, उसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे। तो अब देखो जरा इसको कैसे करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इधर ध्यान दो सारे लोग, देखो बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। जैसे ये देखो एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सी, आप चेक करो, चेक करिए सारे लोग, देखो यहां पे +1, यहां पे 0, यहां पे +2, सेम एटम का रिडक्शन,
उसी सेम एटम का ऑक्सीडेशन। चेक करिए, ये देखिए, सेम एटम का रिडक्शन, सेम एटम का ऑक्सीडेशन। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन यदि कहीं हो रही है और उस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर पूछा गया तो कैसे निकालोगे? जैसे मैंने ये कहा एन फैक्टर ऑफ कॉपर +1 इज, बताओ, कॉपर +1 में डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, कॉपर +1 में डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, इसी का ऑक्सीडेशन है, इसी का रिडक्शन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल का एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? देखो, पहले इसका निकालो, पहले रिडक्शन का निकालो। तो रिडक्शन का कैसे निकालोगे? इसके नीचे कितना है? 1p -q, कितना निकल के आया? 1। अब ऑक्सीडेशन का निकालो, यहां कितना है? 1p -q, कितना निकल के आया? 1। ठीक है, अब देखो एन फैक्टर बनेगा क्या? इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिवीजन, ऐसे एन फैक्टर ऑफ कॉपर +1, ये और ये जो बनाया है इसका मल्टीप्लाई और इसी का सम। तो ये देखो 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आया। जो ये निकल के आया है इसका और इसका मल्टीप्लाई और इसी का सम, n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं जैसे आप कर पाओ। अभी हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, सब लोग इधर ध्यान दो। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अब इसका डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, ये देखो x1q और AX2R। अब देखो P बड़ा है Q से तो रिडक्शन हो गया, और P छोटा है R से, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसी का रिडक्शन, इसी का ऑक्सीडेशन। अब n फैक्टर इसका पूछ रहे हो, तो n फैक्टर ऑफ AX तो क्या होगा? n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। n1 क्या है? इस रिएक्शन का n फैक्टर है। n2 क्या है? इस रिएक्शन का n फैक्टर है। हाँ, थोड़ा सा यार हौच पौच हो रहा है, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, हौच पौच को कम करता हूं, है ना? और यार रहता फैल रहा है, 1 मिनट, हौच पौच को कम करता हूं। 1 मिनट, हौच पौच को कम करता हूं। n1 क्या है? इस रिएक्शन का n फैक्टर। n2 क्या है? इस रिएक्शन का n फैक्टर, इस रिएक्शन का। तो n फैक्टर ऑफ, अभी हो सकता है ना समझ में आए तो परेशान मत होना, अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, अभी बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मैं बताऊंगा, हो जाएगा। हाँ, यहां पे गलत लिखा है, एक बच्चे ने सही कहा कि 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, तो n फैक्टर ये आएगा 1/2। सही कह रहे हो। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बताया? ये P है, ये Q है, ये R है। सेम एटम का रिडक्शन हुआ, सेम एटम का ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिडक्शन का एन फैक्टर निकाला, ये आ गया n1। ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर निकाला, आ गया n2। तो इस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर क्या होगा? ये देखो। अब इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं, इस चीज को मैं आपको करके दिखाता हूं। एक मैंने ये बताया, 1-2 और एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं 1-2 और एग्जाम्पल दूंगा तो आपको थोड़ा ठीक लगेगा। जैसे ये देखो बच्चों, ये देखो, ये डिसप्रपोर्शनेशन है या नहीं? ये देखिए, चेक करिए, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन 0।
अब मैं कह रहा हूं इसका n फैक्टर निकालो, n फैक्टर ऑफ H2O2 बताना है। अब H2O2 में क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। तो पहले ऑक्सीडेशन का n फैक्टर निकालो, फिर रिडक्शन का n फैक्टर निकालो। तो देखो मैं निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ये ऐसे लिखा है, ये क्या है, -1 -2 0। तो पहले मैंने रिडक्शन का n फैक्टर निकाला, 2x p माइनस क्यू, p माइनस क्यू 2 आ गया। 2 कैसे आ गया, जब ये p माइनस क्यू करोगे तो माइनस p है, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ऑक्सीडेशन का n फैक्टर निकालो, 2p, 2p माइनस क्यू, कितना आ गया, 2 आ गया। तो n फैक्टर ऑफ H2O2 कितना होगा, N1 N2, N1 इंटू N2, N1 प्लस N2, 4 डिवाइडेड बाई 4, 1 होगा n फैक्टर। 4 डिवाइडेड बाई 4, n फैक्टर कितना होगा, 1। 4 डिवाइडेड बाई 4, n फैक्टर कितना होगा, 1, है ना। n फैक्टर कितना होगा, चेक करो, 1। n फैक्टर बच्चों कितना हुआ, 1, चेक करिए। ऑक्सीडेशन का n फैक्टर निकाला, रिडक्शन का n फैक्टर निकाला, उन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई उन दोनों का सम। अब ये चेक करो, ये रिएक्शन है। अब हम लोग इसका निकालते हैं। देखो मैं कई क्वेश्चन का निकाल के दूंगा, जैसे आप निकालना सीख जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है, ये थोड़ा सा टफ होता है। ये देखो, अब इसमें Br2 का निकालो, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 0 -1 +5। अब 0 से -1 रिडक्शन, अब 0 से +5 ऑक्सीडेशन, सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन, इसका मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। चेक करो, सेम एटम का रिडक्शन, उसी सेम एटम का ऑक्सीडेशन। अब n फैक्टर निकालो, अब n फैक्टर निकालो। तो यदि मेरे से कोई कह रहा है कि n फैक्टर ऑफ Br2 बताओ, तो अब मैं कैसे करूंगा, वही करूंगा क्या, पहले ऑक्सीडेशन का n फैक्टर निकालूंगा, फिर रिडक्शन का n फैक्टर निकालूंगा, फिर उनका मल्टीप्लाई, उनका सम, 0 -1 +5। तो ये देखो, p x p माइनस क्यू, ये आ गया 2, फिर x p माइनस क्यू, ये आ गया N2, ये किसका हुआ, इसका ऑक्सीडेशन का। अब इसका n फैक्टर निकालना है, n फैक्टर ऑफ Br2। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का सम, तो ये हुआ 20 डिवाइडेड बाई 12। तो 4 से उड़ा दिया, 4 से उड़ा दिया, तो 4 पंचे 20, 4 3 12। एक बार रुकना, मुझे निकालने देना। हाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा कैसा आ गया, हाँ 3 Br2 और 5, तो 5 और 5 10, 3 में 10 हुई, हाँ 3 में 5, ठीक है, सही है। बात समझ में आई कैसे किया, क्या आप बात समझ पा रहे हो, ठीक है। साहिल मैं सब कर दूंगा, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं लास्ट के 5 मिनट सारे डाउट पूछ लूंगा, लास्ट के 5 मिनट में आप लोगों के डाउट पूछ लूंगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को करना सीखो, पहले इस कॉन्सेप्ट को करना सीखो, कैसे करना है, ठीक है। पहले इस कॉन्सेप्ट को करना सीखिए, कैसे करना है।
और यदि सीख गए हो तो लो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करिए। ये देखिए सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। हम्म 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 बताओ भाई, सभी बच्चे इसका आंसर बताएं। एक मिनट, एक मिनट, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, हमें चाहिए रिडॉक्स। रिडॉक्स तो बनने के लिए सिर्फ सल्फर चाहिए होगा, है ना। ये लिखते हैं सल्फर प्लस OH आयन गिव्स सल्फाइड आयन प्लस थायोसल्फाइड आयन। अब आप चेक करो, मैंने कहा n फैक्टर ऑफ सल्फर इज A, आपको निकाल के देना है तो B। हाँ एक मिनट, दो तो चार, C एक, D नन। बताओ कितना आएगा n फैक्टर ऑफ सल्फर। तो चेक करो क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। आप इसका आंसर निकालो, मैं पानी लेके आता हूं, है ना। यहां पर चेक करो सल्फर कितना है, 0 -2 +2। अब 0 से -2 रिडक्शन और 0 से +2, 0 से +2 ऑक्सीडेशन। ये देखो तो सेम एटम का ऑक्सीडेशन है, सेम एटम का रिडक्शन है, इसका मतलब क्या है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एन फैक्टर कैसे निकालोगे, देखो 1, पहले रिडक्शन का निकालो 1, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, फिर ऑक्सीडेशन का निकालो 1, 0 1 P - Q 2। अब आप सल्फर का निकालो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन्हीं दोनों का सम, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ गया। एन फैक्टर कितना आएगा 1, हाँ 4 डिवाइडेड बाई 4 एन फैक्टर कितना आएगा 1। क्या ये बात सबको समझ में आई, यस या नो बताओ। अभिषेक बहुत लेट आए हो आज, अभिषेक समझ में आ गया कैसे करना है, सब लोग समझ में आती। देव गुप्ता मैंने पढ़ लिया है कि डीपीपी में कुछ गड़बड़ है, मैं अभी देख लूंगा, मगर अब बताओ क्या क्लास रोक के देखूं क्या, आपने कह दिया है, अब मैं क्लास खत्म होगी तो देख लूंगा, है ना। हाँ इंड में CSD लिख दूंगा, इंद्रजीत बिल्कुल परेशान ना हो, इंड में CSD लिख दूंगा।
हाँ बेटा बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा, आप परेशान ना हो। अभी आप लोग इसको देखो, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? क्या ये समझ में आया कैसे किया? देखो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल कराए हैं, इसीलिए कराए हैं जैसे ये समझ जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है, ये थोड़ा सा टफ होता है। अब आ जाओ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे? रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे ये बताता हूं। देखो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, पहला पॉइंट, रिडॉक्स रिएक्शन को, गौर सुनना, रिडॉक्स रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं कर सकते। हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं करते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं। पहला पॉइंट तो ये समझ लो कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं किया जाता है, किसी स्पेशल मेथड से बैलेंस किया जाता है। वो स्पेशल मेथड क्या है जरा देखो। पहला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। या तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस किया जाता है या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस किया जाता है, मगर ये मेथड बहुत लेंदी होते हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो हम लोग इसको एक शॉर्टकट मेथड से बैलेंस करना सिखाते हैं। स्कूलों में लेंदी मेथड यूज किए जाते हैं क्योंकि वहां पे नंबर मिलते हैं। हम तो रिएक्शन देखते ही बैलेंस करना आपको सिखा देंगे। हम क्या करेंगे? रिएक्शन देखते ही आपको बैलेंस करना सिखा देंगे, है ना। पहले आप सोच लो कैसे करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं करते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल, दूसरा क्या है, किससे बैलेंस करते हैं? या तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। हम किससे करेंगे? हम लोग किससे करेंगे? हम लोग किससे करेंगे? हम एन फैक्टर मेथड से करेंगे। एन फैक्टर मेथड से बैलेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्कूल में नहीं है। तो एन फैक्टर मेथड से मैं आपको रिएक्शन को 1 सेकंड में बैलेंस करना सिखा दूंगा। कैसे करना है मैं अभी सिखाता हूं, पहले आप ये देख लो। बात समझ गए इतनी? अब जब आप समझ गए हो तो मैं सिखाता हूं, गौर से देखो। जैसे मेरे पास ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, सब लोग चेक करो, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? चेक करिए, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये देखो है या नहीं, चेक करो। पहले चेक करो क्या ये रिडॉक्स है? +2 +3 +2 +4 रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो Sn में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और Fe में क्या हो रहा है? रिडक्शन। देखो Sn में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, चेक कर लो। और Fe में क्या हो रहा है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडॉक्स है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? ध्यान दो, स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप लिख रहा हूं। देखो स्टेप नंबर 1, रिडॉक्स को बैलेंस कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ठीक है, सभी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सभी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। वो लिख गई? हाँ।
सभी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर लिख गई। दूसरा स्टेप, सेलेक्ट करो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सेलेक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेलेक्ट करो, मतलब ये करो जो अभी किया है। स्टेप नंबर 3, एन फैक्टर निकालो, एन फैक्टर निकालो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के एन फैक्टर निकालो। ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के एन फैक्टर निकालो या कैलकुलेट करो, निकालो या कैलकुलेट करो, है ना। एन फैक्टर निकाल लो किसका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन का। अब स्टेप नंबर 4 जरा समझो, ये मेन स्टेप है। स्टेप नंबर 4 ये मेन स्टेप है। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एन फैक्टर, गौर समझना, ऑक्सीडेशन गौर से देखना सब लोग, रिएक्शन का एन फैक्टर, एन फैक्टर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एन फैक्टर। चलो मैं करता जाता हूं, फिर लिखूंगा। अब जैसे ये देखो हो गया, अब पहला स्टेप देखो हो गया है क्या, सब लोग चेक करो। अब मैं करके दिखाता जा रहा हूं, है ना, अब मैं करके दिखाता जा रहा हूं। ऑक्सीडेशन, पहला सभी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकाल ली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लिया। एन फैक्टर निकालो, अब इनका एन फैक्टर निकालो, इसका कितना होगा 1 p, देखो x p माइनस क्यू, x p माइनस क्यू निकल आया। अब इसका निकालो x p माइनस क्यू निकल आया। ये भी स्टेप हो गया। अब गौर से सुनना सारे बच्चे, गौर सुनना, जो इसका एन फैक्टर है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, और जो इसका एन फैक्टर है वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। जो इसका एन फैक्टर निकला इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, जो इसका एन फैक्टर निकला इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। इसका एन फैक्टर कितना निकला 2, तो इसका कोएफिशिएंट है 2। इसका एन फैक्टर कितना निकला 1, तो इसका कोएफिशिएंट है 1। मतलब ये इसका एन फैक्टर, देखो इसका एन फैक्टर इसका कोएफिशिएंट हुआ, इसका एन फैक्टर इसका कोएफिशिएंट हुआ, और इसका एन फैक्टर क्या है 1। बस ये देखो, गौर से देखो, राइट में मैंने कुछ बैलेंस नहीं किया है, जैसा लिखा था वैसा ही लिखा है, चेक करो। ये देखिए इसका एन फैक्टर कितना निकला 2, इसका कोएफिशिएंट हुआ। इसका एन फैक्टर निकला 1, इसका कोएफिशिएंट हुआ। हो गया, ये देखो लिख गया। अब देखो स्टेप नंबर 4, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एन फैक्टर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा रिडक्शन का, रिडक्शन मॉलिक्यूल का, फिर वाइस वर्सा, जस्ट उल्टा, एंड वाइस वर्सा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एन फैक्टर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा रिडक्शन का, रिडक्शन वाले का एन फैक्टर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा ऑक्सीडेशन का। देखो ये देखो, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाले का एन फैक्टर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिडक्शन वाले का,
रिडक्शन वाले का एन फैक्टर स्टैक्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट है ऑक्सीडेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इतना हो गया, इसके बाद स्टेप नंबर लास्ट, अदर एटम एंड अदर एटम बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इनको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो, हिट एंड ट्रायल मेथड। जो भी अदर एटम है, अदर एटम बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, आप लोग परेशान ना होना, जब 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अदर एटम बैलेंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कोई अदर एटम है? नहीं। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, जब सारे स्टेप लिख जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये बात सारी समझ में आ जाएगी। देखो, यदि मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा HN से और ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर से। यदि मीडियम एसिडिक है तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा HN से, ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर से। अच्छा, यदि मीडियम बेसिक है, रिएक्शन बेसिक मीडियम में चल रही है, तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा वाटर से और ऑक्सीजन बैलेंस होगा OHN से। ये देखो, यदि बेसिक मीडियम में चल रही है, रिएक्शन किस मीडियम में चल रही है ये क्वेश्चन में मेंशन होगा या आपको अपने आप पता चल जाएगा। कैसे, अभी दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इतने हमें स्टेप करने हैं और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में बैलेंस करने हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करने हैं, लास्ट में बैलेंस करने हैं। अब आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब मैं करके दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकाल ली। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लिया। एन फैक्टर निकालो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का, निकाल लिया। इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट कर दिया। अब देखो अगला स्टेप, अदर एटम बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो ये एटम बैलेंस है, SN1 Fe2 हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं तो बैलेंस क्या करें, रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो हर रिएक्शन को हम ऐसे ही करेंगे। अब मैं थोड़ा और करके दिखाता हूं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप समझ पाओ कि हां कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। मैं क्वेश्चन भी कराता जाऊंगा, बैलेंस भी कराता जाऊंगा। देखो, XMnO4 निगेटिव प्लस YC2O4 डबल निगेटिव, ZH प्लस 2Mn ये इन दिस रिएक्शन वैल्यू ऑफ XYZR। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? मैं बैलेंस करना सिखा रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, मगर अपने आप क्वेश्चन भी होता जाएगा। मैं बैलेंस करना सिखा रहा हूं। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? चेक करो, 7 + 3। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, किसकी निकालोगे, डी ब्लॉक की। तो आपने डी ब्लॉक की निकाली, +7 + 3, यहां पे क्या है, +2 +4। सबसे पहले डी ब्लॉक की निकालेंगे, डी ब्लॉक नहीं मिलेगा तो पी ब्लॉक की निकालेंगे। पी ब्लॉक में कौन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हैलोजन। ये जब नहीं मिलेंगे तब हम ऑक्सीजन निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन में भी ना मिले तो हाइड्रोजन निकालेंगे। यही रूल बताया है। तो ये डी ब्लॉक मिला, इसकी निकाल दी। फिर पी ब्लॉक में कार्बन मिल गया, कार्बन की निकाल दी। हमें मिल गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने पहला रूल क्या पढ़ाया, देखते जाओ।
सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, लिख गई। दूसरा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेलेक्ट करो भाई, +7 से +2, +7 से +2 क्या होता है? रिडक्शन, तो रिडक्शन आ गया। +3 से +4 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आ गया, सेलेक्ट हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेलेक्ट करो, एन फैक्टर निकालो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। एन फैक्टर निकालो, एक्स पी माइनस क्यू 5, एक्स पी माइनस क्यू 2, इसका 2 आया, इसका 5 आया, निकल आया। एन फैक्टर निकालो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा रिडक्शन मॉलिक्यूल का, वाइस वर्सा। अच्छा, अब देखो, इसका एन फैक्टर, इसका कोफिशिएंट, इसका एन फैक्टर, इसका कोफिशिएंट। तो अब मैं लिख रहा हूं, देखो इसका एन फैक्टर कितना है? 2, तो वो इसका कोफिशिएंट बना 2 MnO4 निगेटिव। इसका एन फैक्टर कितना है? 5, वो इसका कोफिशिएंट बना। आप चाहो, यदि कोई क्वेश्चन है तो इतने से ही खत्म हो गया, यदि कोई क्वेश्चन है तो इतने से ही खत्म हो गया, यदि कोई क्वेश्चन है तो बच्चों इतने से ही खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग देखेंगे कैसे खत्म होगा। अब देखो ये दिया है हमारा, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब यदि मैं क्वेश्चन कर रहा होता तो बस बात खत्म थी। x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू कितनी है? 5। अब देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, सिर्फ इसी में है, यही आंसर होगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है, तो बस यही आंसर होगा। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आगे क्यों जाएंगे? मगर हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। तो जब हम करके दिखा रहे हैं तो देखो कैसे किया जाता है। अब बैलेंस करो, रूल चेक करो, बातें नहीं करो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एन फैक्टर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा रिडक्शन मॉलिक्यूल का, रिडक्शन मॉलिक्यूल का एन फैक्टर स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल का। अदर एटम बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब अदर एटम बैलेंस करो, Mn कितने हैं? 2, 2। कार्बन कितने हैं? 10, 5 दूनी 10, 10। अदर एटम बैलेंस हो गए, अदर एटम बैलेंस हो गए। Mn अदर एटम है, ऑक्सीजन अदर एटम है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सबसे लास्ट में होंगे, तो अदर एटम कौन है? Mn और कार्बन, दोनों बैलेंस हो गए। Mn2, Mn2, कार्बन 10, कार्बन 10। अब चेक करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करने हैं। यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो हाइड्रोजन HN से बैलेंस होगा और ऑक्सीजन OH से बैलेंस होगा। यदि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो हाइड्रोजन वाटर से बैलेंस होगा, ऑक्सीजन OH से बैलेंस होगा। अब पूरे रिएक्शन में कहीं नहीं दिया है कि ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। पूरे रिएक्शन में ये कहीं नहीं दिया है कि ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। पूरे रिएक्शन में कहीं नहीं दिया है कि रिएक्शन एसिडिक है या बेसिक। अब मैं बताता हूं, यदि रिएक्शन में कोई एसिड यूज हुआ है तो यह हमेशा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, और यदि रिएक्शन में कोई बेस यूज हुआ है तो रिएक्शन हमेशा बेसिक मीडियम में। क्यों? यदि रिएक्शन में एसिड यूज हुआ है तो आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा ही नहीं सकते, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो वो आपस में क्या रिएक्शन करेंगे? देखो यहां ऑक्जेलिक एसिड है, अब ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन होनी है KMnO4 से। अब आपने रिएक्शन मीडियम ले लिया बेसिक, तो जब मीडियम बेसिक लोगे तो ऑक्जेलिक एसिड बेस से रिएक्शन करेगा, इससे करेगा ही नहीं, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन है, सबसे जल्दी होती है, जानी दुश्मन है, सबसे जल्दी होती है, जानी दुश्मन है। तो यदि रिएक्शन में एसिड यूज हुआ है तो कभी बेसिक मीडियम रह ही नहीं सकता है, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी। और रिएक्शन में यदि बेस हुआ है तो एसिडिक मीडियम हो ही नहीं सकता है। तो यदि रिएक्शन में कोई एसिड यूज हुआ हो तो समझ जाना ये एसिडिक मीडियम में ही चल रही है, और रिएक्शन में कोई बेस यूज हुआ है तो समझ जाना वो बेसिक मीडियम में चल रही है। अब मान लो एसिड भी यूज नहीं हुआ है, बेस भी यूज नहीं हुआ है,
तो वो प्रभु लिख के देगा, तो वो प्रभु क्या करेगा, लिख के देगा। ठीक है, सर कौन है भाई, मैंने इसीलिए चैट को प्राइवेट कर दिया है। देखो मैं यार क्लास में फिर किसी को बैठने नहीं दूंगा, गंदी संदी बातें करोगे तो। पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। हाँ क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, बिल्कुल बता रहा हूं। अब देखो, तो रिएक्शन में क्या यूज है, एसिड, तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस होगी। एसिडिक मीडियम में क्या बैलेंस होगा, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन HN से बैलेंस होता है, ऑक्सीजन वाटर से बैलेंस होता है, हाइड्रोजन HN से बैलेंस होता है, ऑक्सीजन OHN से बैलेंस होता है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 4 8, 5 चौको 20, तो ऑक्सीजन यहां पे 28 है, तो यहां पर 10 दूनी 20, तो 8 ऑक्सीजन और चाहिए, क्यों, इधर 28 है ना, 8 लगा दिया। अब ऑक्सीजन देखो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस होता है। देखो 2 × 4 8 ऑक्सीजन, 5 चौको 20 20, तो टोटल कितने हो गए 28, यहां कितने 5 दूनी 10 20, तो 8 कम थे तो 8 वाटर लगा दिए, क्यों, ऑक्सीजन किससे बैलेंस होगा, वाटर से, तो वाटर 8 कर दिए। अब हाइड्रोजन करो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 16, इधर 0, तो इधर 16 हाइड्रोजन है, इधर 0 हाइड्रोजन है, तो 16 HN जोड़ दो, 16 HN जोड़ दो। अब देखो सब कुछ बैलेंस है, Mn2 कार्बन 10 कार्बन 10, ऑक्सीजन 28 हाइड्रोजन 16। अब x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 5, z की वैल्यू क्या है 16। आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब बैलेंस भी पता चल गया। संकल्प अभी बताया है कि एसिडिक मीडियम कैसे पता चलेगा, भाई मार खाने वाला काम ना करो, और कई बार बताया है, यदि रिएक्शन में कोई एसिड यूज हो रहा है तो वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस होगा। अब देखो रिएक्शन में एसिड नहीं यूज हो रहा है, ऑक्जेलिक एसिड है, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड है। अब रिएक्शन में एसिड यूज हो रहा है तो ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो रही है, इसीलिए मैंने एसिडिक मीडियम का बैलेंस किया। क्यों, क्योंकि रिएक्शन में एसिड है तो एसिडिक मीडियम होगी। हाँ एक दो अभी और एग्जांपल दूंगा, ऐसा नहीं है कि एग्जांपल बंद कर दूंगा, क्योंकि जब तक एग्जांपल दूंगा नहीं आपको कई एग्जांपल देने पे ये बात समझ में आएगी, कई एग्जांपल देने पे ये बात समझ में आएगी कि कैसे करना है, तो मैं आपको कई एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल परेशान ना हो। अब जरा इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं, देखो इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं सभी लोग, ये देखो आप लोग तब तक बताओ क्या रिएक्शन में कोई एसिड यूज हुआ है, आप सभी मुझे तब तक बस ये बताओ क्या रिएक्शन में कोई एसिड यूज हुआ है, बस मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, इसको बैलेंस करना है, क्या रिएक्शन में कोई एसिड यूज हुआ है। H2S क्या होता है, एसिड होता है, तो इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम है, बहुत मार खाओगे। H2S एसिड होता है, ये इस तरह से ब्रेक होता है कि नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है मक्कार लोगों, तो यदि ये इस तरह से ब्रेक हो रहा है तो ये एसिड ही तो होगा यार। अब वीक है या स्ट्रॉन्ग इससे कोई लेना देना नहीं है, वीक है या स्ट्रॉन्ग इससे कोई लेना देना नहीं है, ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। अब बैलेंस करो, रूल क्या क्या है, सारे बच्चों को रूल याद है। पहला, सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मतलब कैसे निकालोगे, पहले डी ब्लॉक फिर पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में कार्बन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस हैलोजन इनकी, फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, तो देखो डी ब्लॉक मिल गया निकाल दी, पी ब्लॉक मिल गया निकाल दी। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें मिल गया,
पहला हो गया, सभी एटम की ऑक्सीडेशन निकाल दी। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिएक्शन चेक करो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, +6 से +3 रिडक्शन हो रहा है, तो हमें रिडक्शन मिल गया। ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें ऑक्सीडेशन मिल गया। दूसरा स्टेप खत्म हो गया। पहला सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, लिख दी। दूसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालो, निकाल दिया। एन फैक्टर निकालो, निकाल देते हैं। 2xp-q, xp-q कितना आ गया? 6। xp-q कितना आ गया? 8 हो गया। अब क्या है स्टेप हमारा? अब हमारा स्टेप क्या है? जो किसका, देखो, जो इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, तो इसका एन फैक्टर कितना है? 6, वो इसका कॉफिशिएंट हो गया। इसका एन फैक्टर कितना है? 8, वो इसका कॉफिशिएंट हो गया। अब अगला स्टेप देखो क्या लिखा है। अगला स्टेप लिखा है कि अदर एटम को हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो। इसका एन फैक्टर 6, इसका कॉफिशिएंट, इसका एन फैक्टर 8, इसका कॉफिशिएंट। ये देखो स्टेप क्या लिखा है, अदर एटम बैलेंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो। क्रोनियम कितने हैं? 8 दूनी 16, 16 लगा दो। सल्फर कितने हैं? 6, 6 लगा दो। अब बचा क्या? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होंगे? मीडियम चेक करो। मीडियम कैसा है? एसिडिक। मीडियम एसिडिक है तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा HN से। मीडियम एसिडिक है तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा HN से, ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर से। मीडियम एसिडिक है तो ऑक्सीजन बैलेंस करो, कितने हैं? 7, बच्चों बताना। 8 छंग 48, 56, और यहां ऑक्सीजन 0 है, तो टोटल 56 ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं? 6 चौको 24, कितने कम पड़ रहा है बच्चों? भाई देखो 8 × 7, 7 7 49, 7 56, और यहां कितना है? 8 चौक 32, 6 चौको 24, तो 56 में से 24 माइनस करो, 2 और 3, 32 ऑक्सीजन कम है, तो भाई 32 वाटर यहां लगा दिए। 32 ऑक्सीजन कम है तो 32 वाटर लगा दिए। क्यों? ऑक्सीजन वाटर से बैलेंस होंगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। यहां कितने हैं? 64। कितने हाइड्रोजन कम है? 64 में से 12 गए, 2 और 5, 52 हाइड्रोजन कम है, तो भाई 52 HN इधर लगा दिए। ये देखो, अब आप चेक कर लो, सब कुछ बैलेंस है। रिएक्शन बैलेंस है, चेक करिए। रिएक्शन बैलेंस है। 8 दूनी 16, 16, 6 सल्फर, 6 सल्फर, ऑक्सीजन 8 7 56, 6 चौको 24 प्लस 32, 24 प्लस 32 56, 52 हाइड्रोजन, 52 और 12, 52 12 64 हाइड्रोजन, 32 दूना 64 हाइड्रोजन। सब कुछ बैलेंस है, सब बैलेंस है। अब बैलेंस है। अब देखो, यदि कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा हो तो उससे डिवाइड कर देना। यदि कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा हो, क्यों? क्योंकि रिएक्शन हमेशा लीस्ट नंबर में बैलेंस की जाती है। रिएक्शन हमेशा क्या है? लीस्ट नंबर में बैलेंस की जाती है। तो यदि कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। आप देखो, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? आप चेक करो। हाँ, तो 2 से डिवाइड करो, तो यार इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 26। भाई 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 6 26। मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। यदि कोई कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप उसको डिवाइड करें।
क्यों? क्योंकि रिएक्शन लीस्ट नंबर पे बैलेंस की जाती है, रिएक्शन लीस्ट नंबर पे बैलेंस की जाती है। ये देखो, अब कोई कॉमन नंबर है नहीं, ये आंसर है, ये आंसर है, ये बैलेंस रिएक्शन का आंसर है, ये बैलेंस रिएक्शन का आंसर आ गया। एक ही लाइन में रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, आपको दूसरी लाइन लिखनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कंपटीशन कर रहे हो, आपका क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व होना चाहिए। अब वो वाला तरीका उठाया ना जो एनसीईआरटी और स्कूलों में पढ़ाया गया है या लोग पढ़ाते हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा यार। ये देखो, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे, तो लो एक क्वेश्चन तुम करो, एक क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे, तो लो भाई एक क्वेश्चन आप करके बताओ। सभी लोग बताएंगे, ठीक है, कि आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, सब लोग बताओ। देखो इसका आंसर बताओ, सब लोग इसका आंसर बताओ। आंसर बताओ। मैंने यहां ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया, ठीक है, ए और बी की वैल्यू बतानी है, रिएक्शन बैलेंस करना है और ए और बी की वैल्यू बतानी है। रिएक्शन बैलेंस करोगे, ए और बी की वैल्यू बताओगे, बताओ। रिएक्शन बैलेंस करोगे, ए और बी की वैल्यू बताओगे, बताइए। रिएक्शन बैलेंस करेंगे और ए और बी की वैल्यू बताएंगे। रिएक्शन बैलेंस करिए, ए और बी की वैल्यू बताइए। रिएक्शन बैलेंस करिए और ए और बी की वैल्यू बताइए। ओ यार देखो, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन इधर गिर गया, अभी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन गिर गया, फिर लिखना पड़ता। कुछ नए क्वेश्चन डाले जाते एकदम नए, है ना, तो मैंने 7-8 क्वेश्चन लिखे थे एक पेपर के लिए, वो गिर गए। बताओ। अब देखो हम करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। पहले किसकी निकालोगे? डी ब्लॉक, पहले किसकी निकालोगे? डी ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक की निकल आई, मिल गया। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेलेक्ट करेंगे। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है चेक करो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये देखो। इसमें क्या हो रहा है? ओ सॉरी, इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये देखो, पहले सभी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेलेक्ट किया, फिर तीसरा रूल क्या है? उनके एन फैक्टर निकालो। तो एन फैक्टर निकालो, एक्स पी माइनस क्यू, एक। इसका एन फैक्टर निकालो, एक्स पी माइनस क्यू। अब देखो, इसका एन फैक्टर इसका कॉफिशिएंट हो गया, तो इसका कॉफिशिएंट क्या बना? 1। इसका एन फैक्टर इसका कॉफिशिएंट हो गया, इसका एन फैक्टर इसका कॉफिशिएंट हो गया, इसका एन फैक्टर कितना है? 5। ये देखो, अदर एटम बैलेंस करो। इसके बाद क्या है? अदर एटम बैलेंस करो। Fe कितने हैं? 5 5। Mn कितना है? 1 1। यदि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो ऑक्सीजन बैलेंस होगा वाटर से और हाइड्रोजन बैलेंस होगा HN से। तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में,
तो ऑक्सीजन बैलेंस करो वाटर से, कितने ऑक्सीजन है? 4, 4 वाटर लगा दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, इधर ऑक्सीजन 4, उधर ऑक्सीजन 4। हाइड्रोजन बैलेंस करो 0, इधर हाइड्रोजन 8, तो इधर 8 HN लगा दिए। ये रिएक्शन बैलेंस आ गई। क्या किसी लीस्ट नंबर से डिवाइड हो सकता है? क्या किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो बस ये आ गया, देखो रिएक्शन बैलेंस आ गई। Fe5 Fe5, Mn1 Mn1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 5। B की वैल्यू कितनी आ गई? 1। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 1। हो गया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब तुम जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और देता हूं, जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और देता हूं। नीट एडवांस का है, जिन बच्चों के पास नीट एडवांस बुक है वो पेज नंबर 57 खोल लें। जिन बच्चों के पास नीट एडवांस बुक है वो पेज नंबर 57 खोल लें और क्वेश्चन करें। और जिनके पास नहीं है वो परेशान ना हो, मैं अभी लिख देता हूं, अभी मैं लिख देता हूं, अभी मैं लिख देता हूं। कैलकुलेट रेशियो ऑफ A रेशियो B, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। A रेशियो B की वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन लिख देता हूं, 5/4, 4/5। अब आंसर देख के मत बता देना, 4/3, 3/5। आंसर देख के मत बताइएगा, बताइए। इस रिएक्शन में A रेशियो B निकालना है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? सब लोग बैलेंस करो, सब लोग बैलेंस करो। सबसे पहले क्या करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। डी ब्लॉक है? नहीं। पी ब्लॉक की निकालो। -3 0, +2 -2, +2 -2। नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन में रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है। फिर क्या करोगे? रिडॉक्स सेलेक्ट करो। तो देखो -3 से +2 ऑक्सीडेशन। अब 0 से -2 रिडक्शन। अब क्या करोगे? एन फैक्टर निकालोगे। कितना है? 1 P - Q, 5 आ गया। X P - Q, 4 आ गया। तो इसका एन फैक्टर, अमोनिया का एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, तो इसका कॉफिशिएंट हो गया 5। इसका एन फैक्टर, इसका कॉफिशिएंट, इसका एन फैक्टर है 4, तो इसका हो गया 4। बाकी ऐसे ही लिख दिए गए, बाकी ऐसे ही लिख दिए गए। अब बैलेंस करो। अदर आइटम बैलेंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, वही रूल लगा रहा हूं, ध्यान रखना। अदर आइटम बैलेंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, जो मैंने पीछे लिखे हैं वही रूल लगा रहा हूं। ये अदर आइटम बैलेंस बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। नाइट्रोजन 4, 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 10, 4 यहां पे आ गए, 6 यहां हो गए। हाइड्रोजन 12 और यहां भी 12, बैलेंस है। क्या किसी लीस्ट नंबर से डिवाइड हो सकता है? नहीं। क्या किसी लीस्ट नंबर से डिवाइड हो सकता है? नहीं। 2 से ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो A की वैल्यू आई 4, B की वैल्यू आई 5, A रेशियो B की वैल्यू निकालनी है, तो 4/5। ऐसा कौन सा आंसर है? 4/5। यस, ऐसा ये आंसर है। तो क्या हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे?
क्या हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे? यस। तो चलो अब बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी? यस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट H आयन से बैलेंस नहीं होगा। जब हाइड्रोजन की कमी होगी तब H आयन से बैलेंस होगा। यदि हाइड्रोजन की कमी नहीं है तो हम H आयन से क्या बैलेंस करें, है ना? हाइड्रोजन की कमी हो तो हम H आयन से बैलेंस करें। इधर भी 12, इधर भी 12, अब बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा आप सभी ये बच्चे बताओ, मैं एक बार संडे की क्लास कंफर्म कर देता हूं, नहीं तो बचा हुआ संडे को पढ़ाऊंगा। एसिडिक मीडियम है या बेसिक? बेसिक मीडियम है। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ, एक बच्चे ने सही कहा है, प्रिंस। प्रिंस एक मिनट रुक जाओ, मैं कल की क्लास का पता कर लेता हूं। तरुण सर की कल क्लास है क्या संडे को? आप में से किसी को पता है? नहीं तो मैं कल की क्लास का टाइम बताऊं। कल एक्स्ट्रा क्लास लूंगा क्योंकि ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो कल इसको खत्म करेंगे, जैसे मंडे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो पाए। एक बार मैं पूछ लेता हूं तरुण सर से, यदि उनकी नहीं होगी तो हम लोग 9 बजे से रख लेंगे, है ना? एक बार रुको, फोन करता हूं, फोन करता हूं। हाँ देखो बच्चों, तो कल तरुण सर की क्लास नहीं है, मेरी बात हो गई है, मेरी है, ठीक है। 9 बजे से लेके 11 बजे तक होगी केमिस्ट्री की, और उसमें करेंगे क्या? रेडॉक्स चैप्टर खत्म करेंगे। अब रेडॉक्स चैप्टर में 2-3 चीजें रह गई हैं, रेडॉक्स चैप्टर खत्म करेंगे कल जो है, कल जो है 9 से 11। अभी मैं ऐप पे भी बता दूंगा, जैसे मंडे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आराम से स्टार्ट कर सकते। टॉपिक क्या रह गया है? नॉर्मलिटी रह गई है, टाइट्रेशन रह गया है, 2 पार्ट रह गया है, नॉर्मलिटी और टाइट्रेशन। देखो आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत भागो, मेरी तुम चिंता ना करो। 20-22 साल से ऑन टाइम सिलेबस पढ़ा करा रहा हूं और आराम से कराऊंगा, हर साल कराता हूं। जब भी मुझे लगेगा कि नहीं यार थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, मगर मैं भगाऊंगा नहीं और ना मैं कम क्वेश्चन कराऊंगा, ये सब नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत इनफ टाइम है यार, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, अभी भी मेरे पास 5 से 6 महीने, और सिलेबस तो बहुत आराम से चल रहा है। फिजिकल खत्म हो रही है, इनऑर्गेनिक में 5 ही चैप्टर हैं, फिजिकल में 9 चैप्टर हैं, 9, इनऑर्गेनिक में 5 चैप्टर है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, 6। ठीक है, और ऑर्गेनिक में बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से ऑर्गेनिक में कितने चैप्टर हैं? 7 या 8। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फिर आपका आ जाता है एराइल एंड अल्काइल हैलाइड, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव,
फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, फिर बायोमॉलिक्यूल्स, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा, थोड़ा नहीं काफी बड़ा। क्यों? इसी के अंदर आईयूपीएसी है, इसी के अंदर आइसोमरिज्म है, इसी के अंदर पूरा जीओसी है। तो ये चैप्टर सिर्फ बड़ा चलेगा। तो आपके सिलेबस की जिम्मेदारी हम लोगों की है, आप बिल्कुल टेंशन न लें, मगर आराम आराम करेंगे। आराम आराम का मतलब टाइम पास करके नहीं, पढ़ाना क्वेश्चन कराना, पढ़ाना क्वेश्चन कराना। इसीलिए आप देखो मैं बातें सिर्फ 2 समय करता हूं। क्लास में इंटर होते ही 3-4 मिनट बात कर सकता हूं, या क्लास जब खत्म हो रही होगी तो 3-4 मिनट बात करता हूं। उसके बाद बीच में मैं 1 सेकंड के लिए नहीं रुकता, सिर्फ पढ़ाता रहता हूं, क्योंकि टाइम क्रूशियल है। तो संडे को हम लोग कितने बजे मिलेंगे? 9 से 11, और सभी लोग क्लास अटेंड करेंगे। लाइव में मुझे कम लोग मिले तो बहुत डांटूंगा, ध्यान रखना। लाइव में कोई भी बच्चा कम ना हो, इतने बजे हर बच्चे को बता दो। संडे मतलब कल 9 से 11 क्लास होगी रिडॉक्स की, और ये लास्ट क्लास है रिडॉक्स की, लास्ट क्लास है। कल ये खत्म हो जाएगा, कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर मंडे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू होगा, और 20 या 25 से रिवीजन चालू हो जाएगा फिजिकल का। पढ़ाता जाऊंगा, रिवीजन कराता जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा, रिवीजन कराता जाऊंगा। अब फिजिकल खत्म हुई, फिजिकल का रिवीजन चालू कर दूंगा, तब तक आप नीट एडवांस बुक भी ले लोगे। फिजिकल का रिवीजन चालू हो जाएगा, बैच में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चल रही होगी, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने लेक्चर लगेंगे? वही लगेंगे 8 या 8 के आसपास लगेंगे, 8 के आसपास, 7-8। चलो अब बस इतना कर लो, बाकी मैं सीएचडी लिख देता हूं, मैं सीएचडी लिख देता हूं, है ना। मैं जल्दी जल्दी सीएचडी लिख देता हूं, आप लोग क्लास ओवर कर लो। इस पेज पे सीएचडी आपको लिखे मिलेंगे, क्लास खत्म कर देते हैं, मैं सीएचडी लिख के पीपीटी वो करूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सर आयनिक की सिद्धि और तेजस, हाँ आप टेंशन ना लो, बुक ना सिद्धि और तेजस की तरह ही है, उसका बाप है। बुक में बहुत सारी चीजें डाली हैं, और फिर मैं और भी टेस्ट लूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ हाँ, ओसी आईओसी बेटा सब कराएंगे, सब मैं भी कराऊंगा, और भी टीचर होंगे वो भी कराएंगे बैच में और यूट्यूब पर, ठीक है। अब अपना ध्यान रखो, आप लोग फिजिक्स की तैयारी के लिए कुछ खा पी लो, मैं सीएचडी लिख के आपको पीपीटी भेजूंगा, अपलोड कराऊंगा, ठीक है। हाँ अपलोड कराऊंगा। वाईटी मंडे से स्टार्ट है, वाईटी मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो भी डाउट है मैं कल आपको बता दूंगा, जो भी डाउट है कल पूछ लेना, आज के जो भी डाउट हो सारे लोग कल पूछ लेना, ठीक है।